ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मेष लग्न के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको वृष लग्न और मिथुन लग्न के बारे में समझा देता हूं। तो इससे क्या है, आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे। और अगर मेष लग्न का कोई किसी को डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, तो मैं उसको मेष लग्न का डाउट क्लियर कर देता हूं। और उसके बाद वृष लग्न की ओर चलता हूं। और एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आज प्रतीक जी अभी नए हैं, तो मैं उनको एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ब्रीफ कर देता हूं। प्रतीक जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूं। कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको ग्रहों के बारे में जानकारी चाहिए कि ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से जो बुध है वो युवराज होता है और बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हर एक ग्रह का अपना एक अस्तित्व होता है। तो वो ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो आपको जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी भी कुंडली को देखते हैं या अपनी कुंडली से आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए कि वो ग्रह किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो होती है, उस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अभी तो मैं यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। धीरे धीरे आगे सारी एस्ट्रोलॉजी की जो स्ट्रीम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। केपी आती है, केपी भी बताऊंगा, नाड़ी भी बताऊंगा। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो सबसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी की एक विधा है, उसमें ग्रहों के कारक तत्व से ही हर चीज़ डिफाइन की जाती है। जैसे शनि को कारक तत्व माना जाता है कर्म का। तो अगर आपको अपने कर्म के बारे में जानना है तो अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ये कहती कि आपको अपना शनि देखना है, शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि की स्थिति कैसी है, जैसी शनि की स्थिति होगी वैसे ही आप कर्म करोगे और उसी हिसाब से आपको कर्म की प्राप्ति होगी। और अगर आपको अपने पिता के बारे में देखना है, आपको अपनी जॉब में अपने बॉसेस के बारे में देखना है, तो आपको सूर्य ग्रह को देखना होता है। इस तरीके से हर एक ग्रह का अपना एक कारकत्व होता है, कारक तत्व होते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट बात। इसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो ये होती है कि आपको भावों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला भाव आपको रिप्रेजेंट करता है, आप लग्न हैं, आप खुद हैं। सेकंड भाव जो होता है आपके वाणी को, खान पान को। इस तरीके से 1 से लेकर 12 भाव तक को आपको पता होना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा जो पुरानी क्लासेस हैं आपकी मिस हो गई हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो भाव है वो भाव से आप कैसे किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको अपने धन के बारे में जानना है कि आपको धन कैसा मिलेगा, तो आपको अपने सेकंड भाव को देखना होगा। जो आपकी कुंडली में खाना नंबर 2 होता है वो आपको देखना होगा कि हाँ मेरा सेकंड भाव कैसा है, उसमें राशि कौन सी है, उसमें किस ग्रह की दृष्टि है। तो इस तरीके से आपको सबसे नंबर 1 पे ग्रहों के बारे में जानना होता है, नंबर 2 में भावों के बारे में जानना होता है, नंबर 3 पे आती हैं राशियां। जो आपकी कुंडली में जो 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है वो राशियां रिप्रेजेंट करती हैं। और हर एक जो ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह की अपनी एक राशि होती है। उन राशियों के बारे में भी मैंने पुरानी क्लासेस में बताया कि 1 नंबर और 8 नंबर जो है वो मेष लग्न और वृश्चिक लग्न, इसके अधिपत्य जो देवता होते हैं, जो इसके स्वामी होते हैं वो मार्स होते हैं। इस तरीके से हर एक ग्रह की 2 राशियां होती हैं। सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है। चूंकि ये राजा और रानी है तो राजा और रानी को कम काम करने को दिया गया है, इसलिए इनको एक एक ग्रह का एक एक भाव का ही स्वामी बनाया गया है। बाकी सभी ग्रह जो इनके नीचे काम करते हैं उनको 2-2 ग्रह दिए गए हैं। 2-2 राशियां दी गई हैं, मतलब 2-2 काम करने को दिए गए हैं। इस तरीके से हर एक भाव का अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। अब उसके बाद भावों के बाद 3 नंबर हो गया भाव। चौथा नंबर आता है भावों के कारकत्व क्या होते हैं, वो भी मैंने बताए हैं। तो आपको भावों के कारकत्व के बारे में भी जानना होता है। ये कारक तत्वों के बारे में मैं इतना एम्फेसाइज, इतना फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि अगर आपको कारक तत्व पता है तो आप किसी की भी कुंडली को देख के आप जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं वो इजीली जान सकते हैं। कि हाँ, आप जैसे आपको अपने नौकरी के बारे में जानना है तो आप शनि की स्थिति को देख के जान सकते हैं। और भावों में अगर आपको देखना है तो आप 10वें भाव को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कर्म क्षेत्र कैसा है। आपको धन के बारे में जानना है तो आप दूसरे भाव को देखेंगे कि उसका पोजीशन कैसा है। तो इस तरीके से ये 3-4 चीज़ें जो हो गई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
इसके बाद आती है ग्रहों की मैत्री, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है थ्रू आउट द कुंडली। वो यूज़ आती है कि ग्रहों की मैत्री कैसे होती है। ग्रहों की मैत्री और शत्रुता को देखकर ही आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो लग्न है, आपका जो चार्ट है, उसमें कौन सा ग्रह आपको कैसे फल देगा। सपोज आपकी तुला लग्न की कुंडली है, तो तुला लग्न का स्वामी होता है शुक्र। तो अब शुक्र के जो मित्र लोग हैं, वो जब आपकी कुंडली में शुक्र के जो मित्र लोग हैं, जैसे शनि उसका परम मित्र है, तो जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे ही जब मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी तो मंगल और शुक्र की दोस्ती नहीं है तो वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगी। इस तरीके से मैत्री और शत्रुता का भी चार्ट आपको देखना होगा, वो भी मैंने क्लास में पिछली बता दिया है। इसके बाद आती हैं ग्रहों की दृष्टियां। अब ग्रह 1 से लेकर 12 खानों में बैठे होते हैं। अब हर ग्रह अपने से 7वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है उसको देखता है। 7वीं दृष्टि सबके पास होती है, परंतु कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दी गई है, उसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ 7वीं दृष्टि ही दी गई है। परंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको ज़्यादा काम करने को दिया गया है, तो उनके पास इसके अलावा भी दृष्टियाँ होती हैं। जैसे मंगल के पास दृष्टि हो गई पहली, चौथी और 8वीं, और बृहस्पति के पास दृष्टि हो गई तीसरी, 7वीं और 9वीं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। चूंकि दो ट्रायंगल के दृष्टियां इसको दी गई हैं। ट्रायंगल के जो भाव होते हैं वो अच्छे होते हैं, 1, 5, 9 ये अच्छे भाव माने जाते हैं। उसके बाद जो केंद्र के भाव होते हैं 1, 4, 7 और 10, ये भी अलग रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्र और त्रिकोण का जब संबंध बनता है तो राजयोग होता है। इस तरीके से ग्रहों की दृष्टियां देखी जाती हैं। शनि की दृष्टि 3, 7 और 10 होती है। और दृष्टियों को किस तरीके से देखा जाता है ये भी मैंने बताया था। अब जैसे शनि की आपको तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके किसी भी भाव में, तो तीसरे भाव के कारक तत्व के बारे में जब आपको पता होगा, तीसरा भाव किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपको पता होगा। तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है आपके एफर्ट्स को, आपके भाई बहनों को, आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स को, आपकी कम्युनिकेशन को, आपके सोशल मीडिया को, आपके जो भी कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, आपकी ब्रोकिंग को, आपकी मार्केटिंग को। तो जब शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखता है किसी भी स्थान को, तो उस स्थान में जो काम लिखा होता है उसके लिए आपको एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से दृष्टियाँ देखी जाती हैं। अब ये हो गई दृष्टि। ये इस तरीके से जो सारी क्लासें अभी 5-6 क्लासें हुई हैं, इनमें ये सब मैंने क्लियर किया है। लास्ट क्लास में मैंने मेष लग्न की कुंडली के बारे में बताया। चूंकि अब मैं 1 से लेकर 12 तक जो राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन, उनके बारे में आपको बता रहा हूं। आप लोगों में से जितने भी लोग हैं सब किसी न किसी लग्न के होंगे ही। तो जैसे पहला लग्न जो मेष लग्न था वो वंश का था, तो मैंने वंश को होमवर्क दिया था कि तुमको अपनी कुंडली में देखना है कि कौन से ग्रह तुम्हारे कुंडली में कारकत्व वाले हैं, अच्छे हैं, और कौन से ग्रह तुम्हारी कुंडली में अच्छे नहीं हैं। तो वंश, कौन से ग्रह तुम्हारी कुंडली में अच्छे हैं बताओ। सर मेरे में कब था? तुम्हारा मेष लग्न नहीं था? नहीं, मेरे को तो नहीं दिया होमवर्क शायद। तुम्हारा मेष लग्न है कि नहीं ये बताओ। पहले भाव में तुम्हारा क्या नंबर आता है? चलो कोई नहीं, जाने दो। अभी मैं आज कल की क्लास में मैंने मेष लग्न के बारे में बताया। आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को वृष लग्न के बारे में, और आज की क्लास में मैं मिथुन लग्न के बारे में भी बता दूंगा आपको। चूंकि 3 लग्न हो जाएंगे, चूंकि आगे फिर क्लासें मैं थोड़ा नहीं ले पाऊंगा डिले से। और जैसा रंजीत जी ने बोला है कि मैं वो क्लासें अपलोड कर दूं, तो आज मैं एक क्लास अपलोड कर दूंगा इस क्लास के होने के बाद। और आगे आने वाले हफ्ते में मैं सारी क्लासें, आज तक की क्लास को अपलोड कर दूंगा अपने उसी चैनल में, और आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो जिससे आप लोग का जो रिवीजन है वो हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं वृष लग्न। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वृष लग्न के स्वामी कौन है? बताएगा कोई? हाँ, शुक्र ग्रह सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वृष लग्न की कुंडली के बारे में। तो जिसकी भी वृष लग्न की कुंडली है, उस दिन शायद रामा जी बोल रहे थे कि उनकी वृष लग्न की कुंडली है, तो वो थोड़ा ध्यान से देखें, और कुछ क्वेश्चंस हों, कुछ डाउट्स हों तो वो मेरे से पूछ लें। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ
वृष लग्न की कुंडली में। तो ये आपकी कुंडली बनी हुई है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, बट चीज़ समझ आनी चाहिए, डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जब आपकी कुंडली में 2 नंबर लिखा होता है तो वो होती है वृष लग्न की कुंडली। अब 2 नंबर की कुंडली यानी कि इसके जो लॉर्ड हुए वो हुए शुक्र। अब वही सबसे पहले बात आ गई, फ्रेंड और एनिमी, ये चार्ट आप बना लो, ठीक है। अब शुक्र के जो फ्रेंड्स हैं वो कौन से हैं? सबसे प्यारा मित्र जो है शुक्र का वो है सैटर्न। कहा जाता है लाल किताब में हाँ, लाल किताब में ये कहा जाता है सैटर्न, शुक्र जो है वो सैटर्न की प्रेमिका कही जाती है। मतलब सैटर्न शुक्र को हर तरीके से सहयोग करता है और शुक्र भी सैटर्न को हर तरीके से सहयोग करता है। सैटर्न के अलावा बताइए, सैटर्न के अलावा इसका कौन सा फ्रेंड है? शुक्र शनि राहु केतु सर, ये मतलब कि आपस में। ठीक है, ये दैत्यों की सीरीज है। तो एक तरीके से ये इसके मित्र ही हैं। और एनिमी में सबसे पहले कौन से आते हैं? सन आ गए, मून आ गए, ये देवता वाले आ गए, और मार्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा बच गया? जुपिटर। जुपिटर को शत्रु ना कह के अगर हम वही बोल देते हैं बीच में, चूंकि दोनों ही लोग टीचर हैं तो सम रहते हैं ये एक तरीके से। जुपिटर भी टीचर हैं, शुक्र भी टीचर हैं, तो दोनों टीचर आपके सामने तो शत्रु रहेंगे, बट वैसे इंटरनल जो उनका मन होता है वो आपस में एक सा होता है। तो वो एक तरीके से सम मान सकते हैं। कुछ स्थितियों में वो खराब हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं वो पता चलेगा अभी। तो अभी ये आपने एनिमिटी चार्ट देख लिया, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अब आप इसमें आगे जो खाने लिखे होते हैं, राशियाँ लिखी होती हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दिखाई दे रहा है अभी? अभी दिखाई दिया? हाँ, मतलब कुछ वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही ना? ब्लैंक पेज दिख रहा है अभी? अभी ये मैं लिख रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वृष लग्न। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है ना? वृष लग्न दिख रहा है ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अगर कुछ ना दिखे तो बता देना। तो वृष लग्न की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वृष लग्न की कुंडली में वृष लग्न की कुंडली में जो ये खाना होता है लग्न का, यहाँ 2 नंबर लिखा होता है और इसके आगे आगे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहले खाने में अगर 2 नंबर लिखा होता है, इसका मतलब आपकी जो कुंडली है वो वृष लग्न की कुंडली हो गई। अब वृष लग्न के जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्रदेव, यानी कि दैत्यों के गुरुदेव। अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि इनके फ्रेंड कौन है, इनके एनिमी कौन है। तो फ्रेंड में सबसे अच्छे इनके मित्र हैं वो शनिदेव महाराज हैं, और जो शत्रुओं में हैं वो आपके सूर्यदेव हो गए, मून हो गए, मार्स हो गए, और सैटर्न के बाद मरकरी इनके मित्र हो गए। मरकरी के बाद राहु,
राहु केतु मित्र भी हो सकते हैं, शत्रु भी हो सकते हैं, वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट नैसर्गिक जो है वो ऐसे रहेंगे। और इसमें आते हैं बीच में जुपिटर। जुपिटर को वैसे तो देवों के गुरु कहा जाता है, तो एक हिसाब से तो इनके एनिमी हैं, बट उनके गुण धर्म मिलते हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, तो ये दानवों ये देवों के गुरु हैं जुपिटर। तो इनके जो गुण धर्म है, मतलब ज्ञान बांटना, दोनों के एक से हैं, तो कुछ हद तक ये सम हो जाते हैं। तो अब आपको फ्रेंड और एनिमिटी का चार्ट पता है, मैंने बता दिया था आपको पहले। तो अब देखिएगा, आपकी जो इनके फ्रेंड्स हैं उनको इस चार्ट में अच्छी पोजीशन दिए जाते हैं, और जो इनके शत्रु हैं उनको इस चार्ट में खराब पोजीशन अपने आप दिए जाते हैं। कुछ हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ऋषि मुनि लोग हैं, वो इतने विद्वान थे कि उन्होंने उस हिसाब से ही चार्ट की संरचना की, उस हिसाब से ही फ्रेंड एनिमिटी बनाई कि जो दोस्त हैं उनको अच्छे घर दिए गए। आपको भी अगर अपने दोस्त और शत्रुओं में से कुछ बांटना होता है तो आप अपने दोस्त को अच्छी चीज़ देने की कोशिश करेंगे, और अपने शत्रुओं को सोचेंगे कि खराब चीज़ दे दी जाए। जैसे जब अमृत बांटना था तो देवों ने अपने लोगों में ही बांटने की कोशिश की और दैत्यों में नहीं बांटा उन्होंने, परंतु राहु केतु किसी तरीके से जो एक राक्षस था वो घुस गया, और सूर्य और चंद्रमा ने जब उनको देख लिया तो विष्णु ने अपने उससे उनका सर कलम कर दिया। तो राहु केतु वो राक्षस बन गए, जो अमर हो गए। तो इसी तरीके से जब आपको भी कोई चीज़ बांटने को दी जाती है तो आप अपने दोस्तों को अच्छी चीज़ देते हैं, और अपने शत्रुओं को सोचते हैं यार ये तो यहाँ से भाग जाए, इसके साथ हमें क्या करना है। तो उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, ये 2 नंबर हो गया। 2 नंबर यानी शुक्रदेव, यानी ये आपका वृष राशि हो गई। अब सबसे पहले तो राशि का कारक तत्व आपको पता होना चाहिए। तो कारक तत्व जब पता होगा आपको, तो आपको उस लग्न के जातक के बारे में पता होगा। अब वृष क्या होता है, जब आप इसका सिंबल देखोगे वृष का, तो एक बैल बना होता है, ऑक्स। ठीक है। अब ऑक्स की प्रवृत्ति क्या होती है कि ऑक्स सीधा चलता जाता है, वो किसी को छेड़ता नहीं है, और वो अपनी राह में चलता जाता है, बिल्कुल मस्त चलता है, बिल्कुल मतवाला जैसे हाथी होता है, उसी तरीके से बैल को भी कहा जाता है। वो चलता रहता है, बहुत ही मेहनती होता है, अथक परिश्रमी होता है, और अपनी धुन में लगा रहने वाला इंसान होता है, मतलब जातक होता है। और जब बैल को कोई छेड़ देता है, फिर बैल उसको सर से उठा के पटक देता है। तो उसी तरीके से वृष लग्न के जातक जो होते हैं वो अपनी धुन में लग्न रहने वाले होते हैं, परिश्रमी होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, और जब तक इनको कोई छेड़ता नहीं है तब तक ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, परंतु जैसे ही इनको कोई छेड़ने की कोशिश करता है ये उसको उठा के पटकने की ताकत रखते हैं। तो ये इसके कारक तत्व हो गए। अब इसके बाद ये 2 नंबर की राशि, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सम होते हैं वो मेल 1 3 5 जो होते हैं वो मेल होते हैं, 2 4 6 ये फीमेल होते हैं। याद है आपको कारक तत्व के बारे में जो बताया था मैंने? तो यहाँ पर 2 नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर क्या हुआ, फीमेल हो गई। अब फीमेल से संबंध ये है कि जो इस लग्न के जातक होते हैं वो काफ़ी सौम्य होते हैं, केयरिंग होते हैं, लाइक मदर। आप हर एक इंसान की देख रेख करना चाहते हैं। आपके जो परिवार के लोग हैं आप उनको सभी को अच्छे से अपने उसमें चाहते हैं कि सब की आप देख रेख करें और कोई परेशान न रहे, ऐसा नेचर होता है। और सौम्य होते हैं, थोड़े से ज़्यादा किसी को परेशान करने वाले लोग नहीं होते हैं। और इनको चूँकि शुक्र के अधीन इनका लग्न है तो इनको भोग विलासिता और ऐश्वर्य पसंद होता है। ऐसे लोगों को परफ्यूम का भी काफ़ी शौक़ होता है, और कुछ कलाओं का भी शौक़ होता है, जैसे डांस देखना, म्यूज़िक सुनना, या फिर घूमना, गाड़ियों का शौक़ होता है। इस तरीके से लग्जूरियस आइटम्स का इनको शौक़ होता है। और इसके अलावा ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, चूँकि ऑक्स जो होता है वो बैल जो होता है वो ज़मीन का जानवर होता है। तो ये लोग जो है पेड़ों से भी प्यार करते हैं। पहले ज़माने में जो किसान लोग होते थे वो अक्सर इस लग्न के होते थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए। तो इस तरीके से कारक तत्व से वृष लग्न के लोगों के बारे में हमने जान लिया कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका नेचर कैसा होता है। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है सभी एक एक करके जो
सारे प्लेस हैं यहाँ पर, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। बिगड़ ही गया ये, चलो फिर से बनाते हैं। आप लोगों को अभी तक दिख रहा है ना, सब सुनाई दे रहा है ना? जी सर। ओके ओके। तो ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो अब चलिए शुरू करते हैं 2 नंबर से। तो 2 नंबर यानी कि लग्न, और इसके साथ 2 नंबर के साथ शुक्र का 2 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो शुक्र होता है। तो ये आपकी कुंडली का लग्नेश है। तो लग्नेश होने के कारण ये आपकी कुंडली के लिए परम कारक होता है। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना देता हूँ, कारक कौन रहेंगे और अकारक कौन रहेंगे। अभी मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ कि कौन कौन से ग्रह इस कुंडली के लिए कारक रहेंगे और कौन कौन से अकारक रहेंगे और कौन कौन से सम रहेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्न से। तो लग्न का स्वामी है आपका शुक्र, और शुक्र जो लग्नेश होता है वो हमेशा कारक होता है, हमेशा आपकी कुंडली में आपको बल प्रदान करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। आपकी सोल है, ये आप खुद हैं, तो आप खुद को चोट कभी नहीं पहुंचा सकते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालत में। तो ये हमेशा आपको अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेगा। हालांकि ये 7वां घर भी इसको दिया गया है, क्योंकि शुक्र जो है 2 और 7 राशि का स्वामी होता है, वृष और तुला। अब यहाँ पर तुला राशि जो आई है वो कहाँ पर आई? 6ठे भाव में। अब 6ठा भाव जो है वो कैसा होता है? रोग, डेप्थ, एनिमी, शत्रु, ये सब 6ठे भाव से देखते हैं। तो अब इसको, एक तो ये लग्नेश है और साथ में इसको जो दूसरा घर मिला है वो खराब घर मिल गया, मतलब रोग का भाव है, डेप्थ का है, एनिमीज का है। तो इस कुंडली में वो लग्नेश होने की वजह से कारक रहेगा। अगर कोई और ग्रह होता यहाँ पर तो वो अकारक हो जाता। तो शुक्र जो है वो कारक ही रहेगा क्योंकि वो लग्नेश है। इसके बाद बारी आती है इसके बाद दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है, उसका मालिक कौन है, कोई बताएं? वेरी गुड, अच्छी पढ़ाई चल रही है। तो दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी? तीसरी। ये किसकी राशि होती है? मरकरी की। और इसके साथ इसको दूसरा कौन सा घर दिया गया है? 6ठा। हाँ, तीसरा और 6ठा, यानी कि एक तो घर है इसका दूसरा, और दूसरा घर जिसको दिया है 5वां। अब 5वां घर आपको पता है कि त्रिकोण का घर है। वेरी गुड हाउस, ठीक है। 5 आपको बताया था मैंने, पहला, 5वां और 9वां, ये जो घर होते हैं ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, और इनमें जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो आपको अच्छे परिणाम देते हैं। तो एक तो इसको घर दिया गया है दूसरा घर वैसे तो मार्केश होता है, धन का भी होता है, आपके कुटुंब का होता है, वाणी का होता है आपकी। तो चूंकि बुध कारक तत्व किसका है? वाणी का। तो ऐसे जातकों की वाणी काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं। और चूंकि तीसरा जो बुध है वो एक राजकुमार को दर्शाता है, तो उसको इस तरीके से आपके जो संबंध होते हैं लोगों के साथ वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। आप देखते होंगे कि बुध के शत्रु बहुत कम हैं, और बुध ही लोगों को शत्रु मानता है, बट कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो बुध को अपना शत्रु मानता हो, मंगल को छोड़ के। तो इस तरीके से इस कुंडली में इसको तीसरा घर और 6ठा घर दिया गया है। 6ठा घर जो है वो परम शुभ है, और वो आपकी क्रिएटिविटी का घर है, आपके बच्चों का घर है, आपके इंटरटेनमेंट का घर है, और एक तरीके से त्रिकोण का घर होने की वजह से
वो परम कारक घर हो गया। तो अब एक घर जो है वो थोड़ा कम अच्छा है। तीसरा जो दूसरा घर है वो थोड़ा कम अच्छा है, क्योंकि वो एक तरीके से मार्केज भी होता है। बट जो उसका दूसरा घर है यानी पांचवा घर वो बहुत अच्छा है। तो इसको मिलके इस कुंडली में कारक तत्व में, कारक ग्रहों में बुध भी आ जाएगा। तो जब जब बुध की दशा अंतर दशा आएगी वृष लग्न की कुंडली में, तो वो उसको अच्छे परिणाम देगी। उसको बच्चों से संबंधित जो है वो चीज़ें भी मिलेंगी। इसके साथ साथ जब भी बुध की दशा अंतर दशा आएगी तो वो ऐसे जातक जो होते हैं वो कुछ गाने का शौक़ रखते हैं, लिखने का शौक़ रखते हैं, संगीत का शौक़ रखते हैं, कोई ना कोई कला उनके अंदर होती है, क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। और जो उनके बच्चे होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं ऐसे। और इसके अलावा जब उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, वो प्रखर वक्ता होते हैं, कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो भीड़ को अपने आगे वो जुटा लेंगे। तो इस तरीके से आपकी कितने भाव हो गए, ये पहला भाव हो गया, छठा भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया और पांचवा भाव हो गया। अब चलते हैं दूसरे इसके बाद आगे की तरफ। तो ये मरकरी का समझ आ गया आपको कि कारक कैसे है। कोई डाउट है? चलिए इसके बाद चलते हैं तीसरे घर की तरफ। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किसका होता है? इसलिए मैंने बोला था कारक तत्व पता होंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। एफर्ट्स का, कम्युनिकेशन का, ट्रैवल का, छोटी मोटी बीमारियां भी, इससे बड़ी बीमारियां, इससे छोटी बीमारियां, और इसकी जो बीमारियां होती हैं वो मृत्यु की ओर ले जाती हैं, काफ़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, और ये जो है आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। तो एक तरीके से ये घर जो है वो त्रिक भाव होता है, अच्छा घर नहीं माना जाता है। तो ये घर किसको दिया गया है? मून को। 4 नंबर यानी कर्क, मून को दिया गया। मून जो कि शुक्र का शत्रु है, इसलिए उसको खराब घर दिया गया। अब मून के पास सिर्फ एक ही राशि होती है, आपको पता है मून की सिर्फ एक राशि होती है, और इसको घर दिया गया है चौथा घर है एफर्ट्स का, आपकी परेशानियों का, आपकी जो रुकावटें आती हैं आपके कार्य क्षेत्र में, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं वो तीसरे भाव की वजह से आते हैं। आपको जो ट्रैवल करनी पड़ती है जब आप अपने किसी भी जॉब में होते हैं, तो आपको जो डेली ट्रैवल करनी होती है वो भी इसी से देखी जाती है। तो एक तरीके से ये त्रिक भाव होने की वजह से घर अच्छा नहीं माना जाता है, और ये मून को दिया गया। तो मून यहां पर अकारक हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट? इसके बाद चलते हैं 5वें नंबर पे। पांचवा यानी फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में क्या नंबर लिखा है? 5 यानी लियो। लियो के मालिक कौन? सन इसके शत्रु। बट चूंकि सन एक क्रूर ग्रह है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जो केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7, 10, इसमें अगर क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो वो अच्छा परिणाम देते हैं, अपनी क्रूरता को खो देते हैं। वहीं अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे होते हैं केंद्र में तो वो अपनी शुभता को छोड़ देते हैं। वहीं पर जो त्रिकोण में बैठे होते हैं वो हमेशा ही शुभ होते हैं, हमेशा शुभ होते हैं। 1, 5 और 9 में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो हमेशा शुभ होते हैं। और केंद्र में जो ग्रह बैठे होते हैं अगर क्रूर ग्रह होते हैं तो अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। वहीं अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है केंद्र में तो वो अपनी शुभता को छोड़ के खराब हो जाता है। अभी आगे जुपिटर में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्रूर ग्रह यहाँ पर केंद्र के भाव में बैठा है, तो ये शुभ हो गया। उसका शत्रु है बट ये यहाँ पर शुभ हो गया। तो सन भी यहाँ पे इस कुंडली में शुभ हो जाएगा। जब सन की अंतर्दशा आएगी तो आपको अपने घर से संबंधित चीज़ों में एक
सफलता मिलेगी, आप अपना घर बना लेंगे। और चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10वें कर्म क्षेत्र में होती है तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपके बॉसेस आपसे खुश रह सकते हैं और आपको काफ़ी परिणाम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से इस कुंडली में जो है सन कारक हो जाएगा। ये कंसेप्ट समझ लेना, आप जो केंद्र में शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अपनी शुभता को छोड़ देते हैं, और अगर क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो वो अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं। अब इसके बाद बारी आती है हमारे कौन कौन से हो गए, अरे सॉरी, हमारे कौन कौन से घर हो गए। पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, चौथा घर हो गया, पांचवा घर हो गया, छठा घर हो गया। हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये अभी हुआ, ये दोनों पहले हो गए। अब कौन सा बचा, सातवां घर। तो अब सातवें घर की बात करते हैं, 7th हाउस। तो 7th हाउस में कौन है, वृश्चिक। वृश्चिक के लॉर्ड कौन है, मार्स। अब मार्स और सैटर्न आपस में शत्रु, साथ ही साथ इसको कौन सा घर दिया गया है, मारक। अब आप कहोगे कि क्रूर ग्रह है, केंद्र में बैठा है, तो ये अपनी क्रूरता को छोड़ के शुभ हो जाएगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, यहाँ पे शुभ लिख देते हैं, ठीक है। अभी दूसरी राशि इसको देख के आप डिसाइड करेंगे कि ये इस कुंडली में कैसा रहेगा। अब इसकी जो दूसरी राशि है वो ये है 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ पर है, 12वें भाव में। 12वां भाव किसका होता है, लॉसेस का होता है, मोक्ष का होता है, शैया का होता है, मीन्स आपकी नींद का होता है, शैया सुख का होता है। इसके अलावा आपको फॉरेन का होता है। तो यहाँ ये घर भी अच्छा नहीं माना जाता। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3, 6, 8, 11, 12 ये घर जो हैं वो अच्छे नहीं माने जाते। और कौन कौन से घर सबसे अच्छे होते हैं, 1, 5, 9 ये घर हमेशा अच्छे होते हैं। इसके बाद कौन सा आया, सेंटर के आया, 1 दोनों जगह आता है, केंद्र में भी आता है, सेंटर में भी आता है। 1, 4, 7, 10 ये घर जो होते हैं ये केंद्र के होते हैं। इनमें जब शुभ ग्रह होते हैं तो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, और जब क्रूर ग्रह होते हैं तो अपनी क्रूरता छोड़ के शुभ देने लगते हैं। तो सभी हो गए ना यहाँ पर। एक कौन सा बचा, दूसरा और 7वां ये मारक होते हैं। वो उसकी कारक तत्व पे डिपेंड करता है कि वो कैसा आपको रिजल्ट देंगे। तो अब यहाँ पर मार्स को एक तो मारक घर दिया गया, आपके पार्टनर का घर दिया गया, आपके स्पाउस का, आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, जो आप डेली रूटीन में लोगों से मिलते हैं, वो भी घर एक तरीके से ये होता है 7वां घर ही होता है। इसके साथ साथ आपको एक घर दिया गया 12वां, जो कि अच्छा नहीं है। तो 12वां घर जो है वो अशुभ है, साथ ही साथ ये मारक भी है। अब ये शुभता खत्म हो गई, चूंकि 2 खराब चीज़ें मिल गई और साथ में शत्रु भी है, तो ये इस कुंडली में अकारक हो जाएगा। जब जब मार्स की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपके घर में लड़ाई झगड़े, आपकी वाइफ के साथ, पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पार्टनर के साथ आपके झगड़े होने लगेंगे, आपको लॉसेस होने लगेंगे उसकी वजह से, झगड़ों की वजह से। और आपकी जो वाइफ के साथ रिलेशन है वो तलाक की स्थिति तक भी जा सकता है अगर अंतर्दशा किसी और क्रूर ग्रह की आ गई, राहु की आ गई, या फिर किसी और ऐसे घर की दशा आ गई, तो वो आपको डाइवोर्स की ओर भी ले जा सकता है। क्योंकि ये जो 12वां घर है वो सेपरेशन का भी है, लॉसेस का तो होता ही है, सेपरेशन का भी है, आपकी जेल जाने का है, आप किसी भी चीज़ से अलग हो जाएं, मतलब एक तरीके से कटने का घर है ये। जब आप 12वें घर में जब आप पहुंच जाते हो तो दुनिया से कटने की कोशिश करने लगते हो, इसलिए इसको मोक्ष का घर कहा जाता है, सेपरेशन का घर कहा जाता है। तो जो लोग भी जेल में होते हैं वो भी उनका 12वां घर एक्टिवेट होता है, तभी वो जेल में जाते हैं। और जो फॉरेन में होते हैं वो भी अपने सभी कुटुंब से
बाहर चले जाते हैं तो वो भी फॉरेन का, जिनकी कुंडली में ये घर एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ अच्छे परिणाम नहीं होते, तो हम उनको सलाह क्या देते हैं कि फॉरेन चले जाओ, या तो फॉरेन नहीं जा सकते तो किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर आपका जन्म हुआ हो, उसकी परिस्थितियाँ उस जगह से विपरीत हो। जैसे आप अगर दिल्ली में जन्म लिया है तो आप नॉर्थ इंडिया में आपने जन्म लिया है, तो नॉर्थ इंडिया का जो कल्चर है उसको छोड़ के आपको ऐसे कल्चर में जाना होगा कि जहाँ का कल्चर अलग हो, जहाँ पर आपको पनीर बटर मसाला ना मिले, दाल फ्राई ना मिले, जो आप बचपन से खाते आ रहे हो। मतलब आपको साउथ जाना होगा जहाँ आपको सांभर मिलेगा, इडली मिलेगा, इस तरीके का आइटम मिलेगा जो आपकी ट्रेडिशन से अलग है, जहाँ का रहन सहन, जहाँ का एनवायरनमेंट, जहाँ की जलवायु वहाँ से अलग है। वहाँ पर समुद्र है, यहाँ समुद्र नहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह में भी जाके बस जाते हो उस समय, तो भी वो एक तरीके से आपको सही परिणाम देने लगता है। इसको बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, कि आप कि जो ग्रह चल रहे हैं उस ग्रहों के अनुसार आप अगर काम करने लगते हैं, चूंकि ग्रह जो चाहते हैं वो आपसे करवा के ही मानते हैं। जब आप ग्रहों के हिसाब से नहीं चलते हैं तो ग्रह आपको परेशान करना चालू कर देते हैं, क्योंकि ग्रह काफ़ी बड़ी एनर्जी है और आप एक बहुत ही तुच्छ मानव है। आप उसको उसके जो परिणाम है उनको आप छेड़ नहीं सकते, वो होके ही रहेंगे। तो अच्छा यही है कि आप ग्रह जो चाहते हैं उस ग्रह के हिसाब से काम करने लगे, तो वो ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने लगेगा। वो कहेगा हाँ ये मेरी बात मान रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा परेशान कम करते हैं। तो इसको ही कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक बोलते हैं। और इस तरीके से मंगल इस कुंडली के लिए जो है वो कारक नहीं रहेगा, अकारक हो जाएगा। समझ आया आप लोगों को? यार कोई बोल नहीं रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, कम से कम बोलते रहा करो यार, मेरा भी गला सूख जाता है, बोल आता रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो ये उपाय धीरे धीरे जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो मैं यहाँ पर भी बताता रहूँगा। तो आप लोग क्या होता है कि किताब से पढ़ने से समझ नहीं आता। जब जो एक एक्सपीरियंस बंदा जो काफ़ी सारी किताबें पढ़ चुका है, कई सारी कुंडली देख चुका है, तो जब आप कुंडली देखने लगते हो ना, तो आपको धीरे धीरे कुंडली देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर किस चीज़ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आप खुद ही प्रेडिक्ट करने लगते हो। तो ये धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। और बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ ही, आपको मैं एक ज्योतिषी बना के ही छोड़ूंगा अगर साथ में बने रहे तो। ऊपर वाले ने चाहा आपकी कुंडली में ज्योतिष का है तो आप ज़रूर बन जाओगे। और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा सपोर्ट आप लोगों को ऑलवेज है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलते हैं, कहाँ आ गए हम लोग? 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7वां भी हो गया, 12वां भी हो गया, इतने भाव हो गए। अब कौन सा बचा? 8वां। 8वां घर बचा। अब 8वें घर में क्या नंबर लिखा हुआ है? 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि किसकी हो गई? जुपिटर की, धनु राशि। अब जुपिटर की एक और राशि होती है 12 नंबर, मीन। अब वो कहाँ लिखी हुई है? वो देखो आप, ये 11 नंबर पे। तो 11 नंबर मैंने बताया था ये त्रिषणाया भाव होता है। तो 11वें भाव का जो लॉर्ड होता है वो कभी अच्छा नहीं होता है। बट 11वें भाव का में जो ग्रह बैठा होता है, ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना आप कभी। 11वें भाव में जो नंबर लिखा होता है वो लॉर्ड कभी अच्छा नहीं होता। बट 11वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है, सपोज यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति सब बैठ गए, तो वो अच्छे परिणाम देंगे आपको। परंतु यहाँ पर चूंकि 12 नंबर लिखा है तो 12 नंबर मीन हो गई, तो ये अच्छा परिणाम नहीं देगा। अब देखिए, एक घर तो इसको कौन सा दे दिया? 8वां, और एक घर इसको दे दिया 11वां। दोनों ही घर बहुत ही खराब। एक तो त्रिषणाया हो गया, एक त्रिकभाव हो गया। और 8वां घर आपको पता है कि आपके डेथ का है, एक्सीडेंट का है, सर्जरीज का है, आपके ससुराल का है, आपकी हिडन जो भी होता है वो 8वें घर से देखा जाता है। परेशानियों का घर इसको बोला जाता है, इश्यूज़ का घर बोला जाता है। और इसके साथ साथ ये त्रिषणाया का घर भी इसको दे दिया गया। तो जुपिटर इस कुंडली में अकारक हो गया। अब आप देखिए, ये
अकारक कौन कौन से हुए? मून, मार्स और जुपिटर, तीनों ही देव श्रेणी के हैं और ये लग्न किसका है? दैत्य श्रेणी का। तो इस वजह से ये यहाँ पर अकारक हो गए। अब इसमें एक ही ग्रह ऐसा आया है जो कारक आया है, वो सन, जो कि इसका शत्रु है, बट यहाँ पर कुछ हद तक वो कारक परिणाम देगा। अब इसके बाद जब जब जुपिटर की दशा अंतर्दशा आएगी तो उस समय आपको काफ़ी इश्यूज होंगे, आपको बीमारियां घेरेंगी, ऐसी बीमारियां घेरेंगी जो लंबे समय तक चलेगी। चूँकि जुपिटर कारक होता है वृद्धि का और ये किसी भी चीज़ को एक्सपेंड कर देता है। जैसे राहु एक्सपेंशन का कारक है, उसी तरीके से जुपिटर भी एक्सपेंशन का कारक है। जिन लोगों को कैंसर होता है वो जुपिटर की वजह से ही होता है। जुपिटर किसी भी चीज़ को इतना बड़ा कर देता है। तो अगर जुपिटर की दशा अंतर्दशा में आपको कोई ऐसा रोग होता है तो वो आपको काफ़ी बड़े परिणाम दे सकता है, कैंसरस भी हो सकता है। आप परेशान ना हो, बट मैं एक आम चीज़ बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा नहीं होता, इस पे दूसरे ग्रहों की दृष्टि का असर पड़ता है। राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, तो फिर वो आगे जाके खराब इशू रिजल्ट दे सकता है। पर जुपिटर जो होता है वो यहाँ पर अकारक रहता है, त्रिशराया का भी स्वामी है, साथ साथ 8वें घर का भी स्वामी है। तो जुपिटर यहाँ पर अकारक हो गया। अब कौन कौन से घर हो गए? ये कौन सा हो गया? 8वां भी हो गया और 11वां भी हो गया। अब सिर्फ 2 घर बचे और देखिए 2 घर कितने अच्छे हैं। इस कुंडली की जान है ये 2 घर। 9वां लक, फॉर्च्यून, 11वां। अब 11वां भाव जो है, सॉरी, ये जो 10वां भाव है, 11 नंबर लिखा है, जो 10वां भाव है इसको कौन कौन से भाव दिए गए? 9वां भाव और 10वां भाव। अब शनि क्या है? एक क्रूर ग्रह है, ठीक है, केंद्र का स्थान दिया गया, तो क्रूर ग्रह को केंद्र का स्थान दिया गया तो ये शुभ हो गया। एक यहां से शुभ हुआ, ठीक है, 10वां भाव इसका शुभ हो गया, मतलब 11 नंबर की राशि जो है इसकी वो शुभ हो गई। अब 9वां भाव जो होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है, आपके लक का है, भाग्य का है, आपकी भाग में बढ़ोतरी का है, तो ये भी शुभ हो गया। अब शुभ प्लस शुभ परम कारक ग्रह, तो आप लोग कहते हो ना शनि से डरते हो, शनि खराब होता है, तो भैया वृष लग्न वालों को कुंडली के लिए जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तब उनका लक उनको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। उनके कार्य क्षेत्र में उनको प्रमोशन मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, हर तरफ उनका सम्मान होगा, हर तरीके से उनको सहायता करेगा शनि। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था कि शनि से डरे नहीं। शनि एक बहुत ही अच्छा ग्रह है, वो जज होता है, वो आपको हर चीज़ आप जिस तरीके से करते हैं उसका रिजल्ट देने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप एक अच्छा काम करेंगे तो वो आपको 10 अच्छे परिणाम देगा। अगर आप एक खराब काम करेंगे तो आपको 10 खराब परिणाम देने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए लोग शनि से डरते हैं। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर आप अपनी कार्य क्षेत्र में ईमानदार हैं, अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप हॉनेस्ट हैं, अगर आप लोगों की सहायता करते हैं, आप गरीबों को हेल्प करते हैं, तो शनि आपको राजा से रंक बनाने की ताकत रखता है। इस समय कलयुग में शनि जो है वही अच्छा देवता है, क्योंकि कर्म का प्रधान ग्रह है, आपके कर्मों का हिसाब किताब वही करता है। तो इस तरीके से आपकी वृष लग्न की कुंडली हो गई। इसके सभी ग्रहों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से ग्रह अकारक हैं, और हर एक भाव हो गया। अब किसी का कोई डाउट हो तो पूछो, उसके बाद फिर मैं चलता हूँ मिथुन लग्न में। एनी डाउट्स? रामा जी, आपकी कुंडली थी ना वृष लग्न की, समझ आ गया आपको? है रामा जी की नहीं है? ओके ओके, तो आप लोगों को क्लियर हो गया ये? बिल्कुल क्लियर।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब शुरू करते हैं हम मिथुन लग्न के बारे में। ठीक है, मिथुन लग्न, मिथुन यानी थर्ड राशि, मालिक कौन है? मरकरी। मरकरी बोले तो राजकुमार, चाइल्ड, डुएल, एक तरीके से इसको किन्नर भी बोलते हैं, डुएल नेचर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उसके कारक तत्व जो मैंने यहाँ बताया, इससे समझ जाना चाहिए कि जो मिथुन लग्न के जातक होते हैं वो डुएल, उनका जो दिमाग होता है वो डुएल होता है। अभी आप एक काम को पकड़ेंगे, वो दूसरे काम को भी पकड़ लेंगे, तीसरे काम को भी पकड़ लेंगे, चौथे काम को भी पकड़ लेंगे। इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसको शुरू कर देंगे, इसको ख़त्म नहीं करेंगे, इसको शुरू कर देंगे। एक साथ सारी चीज़ें शुरू करना उनकी आदत होती है। किसी काम को ख़त्म करके दूसरे काम को शुरू करना उनकी आदत नहीं है। जैसे वृष लग्न वालों के बारे में मैंने बताया था, वो लोग अपने राह में चलने वाले होते हैं। जब एक काम ख़त्म करेंगे तो दूसरा काम शुरू करेंगे। पर मिथुन लग्न वाले चूँकि डुएल स्वभाव के होते हैं, कभी हाँ कभी ना, ऐसे लोगों के सामने जब आप कोई भी अपना बिजनेस करने जाओगे या कुछ करोगे तो बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि अभी तो इन्होंने हाँ बोल देंगे। आप सब पैसा खर्च कर लिया, बैंक से लोन ले लिया आपने, उसके बाद वो बोलेंगे नहीं यार मेरा तो मन नहीं है भाई, तू कर ले अकेले, तो लो आपका पैसा गया। ठीक है, तो जो मिथुन लग्न वाले जातक होते हैं वो मरकरी के अधीन होते हैं। पर ये खराबी होने के साथ साथ, चूँकि मरकरी जो है वो बुद्धि का देवता है, आपका माइंड है, आपकी स्पीच है, आपकी क्रिएटिविटी है। तो ऐसे जातक जो होते हैं उनका माइंड इतना शार्प होता है, उनकी वाणी इतनी प्रखर होती है, उनकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी चीज़ को समझने की उनके अंदर क्षमता सबसे प्रबल होती है। वो किसी भी चीज़ को, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की से क्रिएटिविटी से संबंधित चीज़ हो, वो सबसे पहले सीखने की क्षमता है उनके अंदर। हर चीज़ का वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत अच्छे, उनके अंदर किसी भी चीज़ को हैंडल करने का पावर बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो सबका प्रिय होता है, वो बड़ों का भी प्रिय होता है, बुढ़ों का भी प्रिय होता है, और बच्चों का तो प्रिय होता ही है। तो बच्चे को सब प्यार करते हैं, उसी तरीके से जो मिथुन लग्न के जातक होते हैं उनको सभी प्यार करते हैं और वो सभी के प्यारे होते हैं। और इस वजह से वो सबसे अपना काम निकाल लेते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और वो ज़्यादातर दोस्ती में विश्वास रखते हैं, सबके साथ बना के रखते हैं, क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो एक बिजनेस वाला क्या करता है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ चलता है कि यार हमारा बिजनेस है, हमको सबसे प्यार से बात करनी है। तो ये इनके कारक तत्व हो गए। इसके अलावा जो इसको नंबर दिया गया है 3, तो आपको बताया था मैंने 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो ये हैं, ये कौन से हैं? मेल होते हैं। हार्श होते हैं, और इसके साथ साथ ये डुएल भी हैं। 3, 6, 9 और 12, ये 4 जो मैंने बताए थे, ये दोनों बुध के हो गए, ये दोनों बृहस्पति के हो गए। तो ये राशि वाले लोग जो हैं वो डुएल भी होते हैं। इनके अंदर दोनों तरीके के दोष भी होते हैं, तीनों तरीके के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो ये लोग बीमारी के प्रोन ज़्यादा होते हैं। इससे मिथुन लग्न वाले लोगों को जुकाम भी होता है, बुखार भी होता है, और हर तरीके के इनको रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हो गए इनके रोगों के बारे में, दोषों के बारे में, गुण के बारे में सब बताया। अब चलो इनकी कुंडली बना लेते हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली, कोई है अपने में मिथुन लग्न वाला? चलो मैं ही हूँ मिथुन लग्न का। सौरभ जी आप हैं क्या?
तो सैंडल लाइफ जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनकी कुंडली में ये पोजीशन लिखी होती है। तो चूंकि ये मिथुन लग्न है तो यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इस वजह से ये मिथुन लग्न हो गया। ठीक है, अब मिथुन लग्न के लॉर्ड होते हैं मरकरी। अब मरकरी को एक तरीके से सभी लोग अपना दोस्त समझते हैं सिवाय मार्स के, बट मरकरी कुछ लोगों को अपना शत्रु समझता है। उनमें से एक है मून, जुपिटर। चूंकि बच्चा है, बच्चे को माँ हर समय टोकती है तो वो उससे चिढ़ा रहता है, और बच्चे को टीचर पढ़ने के लिए बोलता है तो वो पढ़ता नहीं है। वहीं बच्चे को जो शुक्र होते हैं, विलासिता के होते हैं, ऐश कराने वाले होते हैं, तो बच्चे को जब ऐश कराने को दी जाती है तो बच्चा उससे बहुत खुश रहता है। तो मरकरी जो है वो शुक्र के साथ बहुत खुश रहता है। वहीं शुक्र और शनि की आपस में प्रेम का संबंध है, तो मरकरी को भी पसंद करते हैं। इस तरीके से इनका ये हो गया। तो अब चलिए एक एक के बारे में समझ लेते हैं। तो 3 नंबर सबसे पहले बुध से ही शुरू करते हैं। तो बुध की राशियां कौन सी हुई? मरकरी चूंकि यहाँ का लॉर्ड है, लग्न है, मरकरी को कौन कौन से भाव दिए गए हैं? पहला भाव दिया गया पहला लग्न, और उसके बाद दिया गया चौथा। तो पहला और चौथा ये दोनों भाव दिए गए हैं इसको। पहला भाव है लग्न का, केंद्र का, चौथा भाव भी है केंद्र का। अब 2 केंद्र के भाव हो गए। ये मरकरी को एक शुभ ग्रह बोलते हैं। तो आप कहोगे कि इसको 2 चूंकि मरकरी शुभ ग्रह है, अकेला जब होता है तो शुभ होता है, जब किसी खराब के साथ होता है तो अशुभ हो जाता है, बट शुभ ग्रह है। तो आप कहोगे कि 2 केंद्र के घर दिए गए, इस वजह से ये अशुभ हो गया। बट जैसा मैंने आपको बोला कि लग्नेश हमेशा ही कारक रहता है, इसलिए इसको ये दोष नहीं लगता। तो इस कुंडली में कारक सबसे पहले कौन आ गया? मरकरी आ गया। तो जब जब मरकरी की दशा अंतर दशा आएगी तो उसको घर से संबंधित चीज़ों में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे, घर में उसको सुख शांति मिलेगी, घर पे ही बैठ के वो बिजनेस कर सकेगा, ऐसा बिजनेस करेगा जो वो घर से बैठ के कर सकता है, किसी को पढ़ा सकता है। जैसे मैं अभी आपको घर में बैठ के पढ़ा रहा हूँ, भले मैं कुछ पैसे नहीं कमा रहा हूँ, बट घर में बैठ के कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके की चीज़ें उसको मिलती हैं। और चूंकि उसकी दृष्टि सामने पड़ती है 10वें भाव में, तो वो जो है वो बैंकिंग से जुड़ा हो सकता है, फाइनेंस से जुड़ा हो सकता है, बिजनेस भी वो कर सकता है। अच्छा, बुध लग्न वाले जो भी मिथुन लग्न वाले होते हैं और कन्या लग्न वाले होते हैं, वो सर्विस और बिजनेस दोनों करते हैं। ज़िंदगी के पहले सफ़र में वो सर्विस करते हैं और ज़िंदगी के दूसरे सफ़र में वो बिजनेस करते हैं। यह दोनों चीज़ें साथ साथ ही भी करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डुअल नेचर होता है। तो अब इस लग्न के लिए बुध जो है वो कारक हो गया, और चूंकि वो लग्नेश है, वो खुद है और साथ साथ वो चौथे घर का स्वामी है, तो वो माता का सुख देगा उसको घर का सुख देगा, उसको अपने प्रोफेशन से संबंधित चीज़ों में अच्छे रिजल्ट देगा, और उसको बिजनेस में भी सुख देगा, और वो घर में बैठ के भी बिजनेस वगैरह कर सकता है। इस तरीके से इसको बुध की दशा अंतर दशा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वो डिपेंड करता है कि और किन किन ग्रहों की दृष्टि है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में क्या राशि लिखी हुई है? 4 नंबर। 4 नंबर कौन हो गए? चंद्र। अब बुध और चंद्र की आपस में नहीं बनती है, मतलब बुध तो चंद्र को शत्रु मानता है, बट चंद्र बुध को शत्रु नहीं मानता। चंद्र चूंकि माँ है, तो माँ बेटे को शत्रु नहीं मान सकती है, बट बेटा माँ को शत्रु मानता है। और साथ साथ इसको यहाँ पर जो है एक मारक घर भी दिया गया है। दूसरा घर आपको बताया था मैंने, दूसरा भाव जो होता है वो मारक होता है। तो दूसरा भाव मारक, साथ साथ चंद्र उसका शत्रु। तो इस कुंडली में जो चंद्र है वो एक तरीके से
मार्केश का भी काम करेगा। कभी कभी जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी उस समय उसका छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, बट वो उसको डेथ की तरफ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि वो माँ बेटे का संबंध है, तो वो उसको मारेगा नहीं, बट उसको तकलीफ़ें मिल सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और मार्केश का काम कर सकता है। तो इस तरीके से इस कुंडली में मून जो है वो अकारक रहेगा। पूर्ण अकारक नहीं है, तटस्थ भी हो सकता है कुछ स्थिति में अकारक होगा। अगर इस पे क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो वो अकारक हो जाएगा। जैसे राहु की दृष्टि पड़ गई, या राहु बैठ गया, या शनि की दृष्टि पड़ गई, या शनि बैठ गया, तो फिर ये अकारक हो जाएगा। बट अभी ये एक तरीके से इसको तटस्थ भी बोल सकते हैं, बट एट द होल ये अकारक की श्रेणी में इसको हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरा भाव हो गया। अब इसके बाद बारी आती है तीसरे भाव की। तीसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है? 5 नंबर। 5 नंबर यानी लियो यानी सन। सिंह राशि के मालिक कौन? सन। अब सन और बुध का बहुत अच्छा रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, और दोनों ही एक दूसरे की भाव में वृद्धि करते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के पावर में इंक्रीज करते हैं। तो ये इसके लिए अच्छा है एक तरीके से। बट अभी हम और चीज़ें देखेंगे। अब तीसरा घर जो है वो त्रिक भाव है, एफर्ट्स का है। यहाँ ये घर अच्छा नहीं माना जाता, परंतु मैंने आपको एक रूल क्या बताया था कि केंद्र में जब क्रूर ग्रह आते हैं तो वो अपनी क्रूरता को छोड़ देते हैं, शुभ हो जाते हैं। और उसी तरीके से जब त्रिक भावों में जब क्रूर ग्रह आते हैं तो वो अपनी क्रूरता कम कर देते हैं, आपको पावर देते हैं, आपको इफर्ट। चूंकि ये घर इफर्ट का है तो ये आपको इतनी पावर देता है कि आप किसी भी चीज़ का डट के मुकाबला कर सकें, और आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र का डट के मुकाबला कर सकें, छाती खोल के मुकाबला कर सकें। और ये यहाँ पर इसका मित्र भी है और इसके लिए कारक है। साथ साथ ये क्रूर ग्रह होने की वजह से, यहाँ पर त्रिक भाव में बैठने की वजह से ये एक तरीके से शुभ हो जाता है। तो सॉरी, क्रूर यहाँ पर तो इसका मित्र है, परंतु त्रिक भाव में बैठने की वजह से ये जो है कारक नहीं रहेगा, अकारक रहेगा। सॉरी, वो जो सिद्धांत था वो केंद्र के लिए था, इन भावों के लिए नहीं था। इन भावों में तो वो खराब ही रहेगा। तो अकारक में कौन कौन आ गए? सन भी आ गया। थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, तो एक बार फिर से बात बता देता हूँ। तो अब तीसरा भाव जो है इफर्ट्स का होता है, आपकी छोटी मोटी बीमारियों का होता है, आपको जो समस्याएं आती हैं नौकरी से संबंधित, क्योंकि तीसरे भाव की दृष्टि पड़ती है आपके 9वें भाव में। 7वीं दृष्टि ये आपके सीधे भाग्य की में आप देखता है, और चूँकि ये सन इसका मित्र है और इसके साथ ये त्रिक भाव में बैठा है, साथ साथ ये क्रूर ग्रह भी है, तो ये इस कुंडली के लिए अकारक रहेगा। जब भी सन की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अगर वो आपको और किसी खराब ग्रह की दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं पड़ गई तो वो आपको इफर्ट करने के लिए पावर तो देगा, बट आपको इफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ेंगे किसी भी काम में, और आपके भाग में भी वो दृष्टि डालेगा। तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि उनको रोज सूर्य को जल देना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के साथ सूर्य को जल दें, जिससे कि उसका जो असर पड़े उसके भाग्य के भाव में वो उसको बढ़ोतरी करे, और उसको हमें हमेशा पूजा करनी है, उसको हमेशा सहायता के लिए बोलना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सन है वो भी अकारक हो गए। इसके बाद बारी आती है कौन कौन से, 1 2 3 और ये 4 हो गए। इसके बाद बारी आती है 5वें भाव की। 5वां भाव आपको पता है कि हमेशा शुभ होता है, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके संतान को दिखाता है, और आपके पूर्व जन्म के कर्मों को दिखाता है। और ये 1 5 और 9 हमेशा शुभ होते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठा होता है वो अच्छे परिणाम देता है। वैसे ही जो 3 6
8, 11 और 12 इनमें जो बैठे होते हैं वो खराब परिणाम देते हैं। इसी तरीके से सन को भी देखना है। मैं थोड़ा सा वो वहाँ पे चौथे का कन्फ्यूज़न आ गया मुझे, क्योंकि एक साथ ही लगा था, इस वजह से वो थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट हो गया। बट 1, 5, 9 में जो भी बैठे होते हैं वो अच्छे परिणाम देते हैं। 3, 6, 8, 11, 12 में जो बैठे होते हैं वो खराब परिणाम देते हैं। और इसके साथ जो सेंटर होता है 1, 4, 7, 10, वहाँ के लिए ये रूल लागू होता है कि जब वो शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो वो अपनी शुभता छोड़ देते हैं, और अगर अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो अपनी क्रूरता को छोड़ के शुभ हो जाते हैं। ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा वो मिक्सअप हो गया इस घर की वजह से। तो अब 5वें भाव की बारी आ गई। 5वां भाव जो है वो शुभ है। अब ये किसका है? शुक्र का है। अब शुक्र और बुध की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है, ये आपस में फ्रेंड हैं, ठीक है, शुभ ग्रह हैं, फ्रेंड भी है। अब इसका दूसरा राशि देखते हैं, जो दूसरी राशि है, ये तो 7 हो गई। इसके बाद इसकी एक और राशि है 2 नंबर यानी वृष, वो कहाँ पर है? वो 12 नंबर पर है। अब 12 नंबर का भाव आपको मैंने बताया अशुभ, बट चूंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं, शुक्र हमेशा मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो इस राशि को इसने जीत लिया है, तो यहाँ पर ये अच्छे परिणाम देते हैं। तो एक तो ये त्रिकोण का भाव, ऊपर से इसका 12वां भाव उच्च का होता है, शुक्र यहाँ पर उच्च के होते हैं, तो ये साथ साथ इसके फ्रेंड भी हैं। तो ये इस कुंडली के लिए परम कारक ग्रह हो गए, परम कारक। हमेशा ये इसको अच्छे रिजल्ट देंगे, और जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उस दशा में उसको अच्छे परिणाम होंगे। थोड़े से लॉसेस होंगे, बट लॉसेस भी उसकी लग्जरी के लिए होंगे। वो गाड़ी खरीदेगा, वो घूमने पे खर्च करेगा, वो फॉरेन ट्रिप पे जाएगा, तो ये सब जो खर्चे होते हैं वो एक तरीके से अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। लॉसेस नहीं है वो। लॉसेस उनको बोलते हैं कि आपके बीमारियों पे खर्च हो रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कहीं किसी मुकदमे में पैसा खर्च करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना पड़ रहा है, पुलिस के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, वो सब खर्चे नाजायज़ हैं। बट अपनी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप क्रेटा से चल रहे हैं, BMW खरीद रहे हैं, तो ये आपकी लग्जरीज हैं। लग्जरीज, शुक्र लग्जरीज देता है, तो जब भी शुक्र की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपकी लग्जरीज में बढ़ोतरी होगी, आपको अच्छी चीज़ों को करने की वो होगी। आप घर ले सकते हैं चूँकि, और आपके बच्चे आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं उनमें फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होती है, चूँकि ये घर जो है 7वां वो फीमेल राशि का है। तो इस तरीके से ये आपको परिणाम देगा शुक्र, और यहाँ पर परम कारक हो जाएगा, ठीक है। अब अब कौन सा बचा? 6ठा भाव। 6ठे भाव में क्या नंबर लिखा है? 8 नंबर, यानी वृश्चिक। वृश्चिक यानी कि मार्स। मार्स इसका एनिमी है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एनिमी हो गया। उसके बाद इसको 6ठा भाव जो कि खराब भाव है। अब इसका दूसरा भाव देखते हैं। दूसरा भाव यानी पहला 1 नंबर राशि यानी मेष। मेष कहाँ है? ये भी त्रिषणाया भाव है, खराब भाव है। तो इसको 2 खराब घर मिल गए। एक तो बीमारियों का घर मिल गया, परेशानियों का घर मिल गया, आपके शत्रुओं का घर मिल गया, आपके डेप्थ का घर मिल गया, और उसके साथ साथ ये त्रिषणाया का भी मिल गया। तो ये आपकी कुंडली में परम अकारक ग्रह हो गया। तो परम अकारक, जैसे मैं भी मिथुन का हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, परम अकारक है मेरे लिए मंगल, तो मैं मंगलवार का फास्ट रखता हूँ, जिससे वो खराब परिणाम ना दे। भाई अब कोई चीज़ मेरी शत्रु है, तो शत्रु को कैसे खुश रखा जाता है? उसकी पूजा पाठ करो, उसको निकलते उठते सलाम करना है, आपको हर समय उसको बोलना है कि भाई तुम्हारे सहारे हैं, तुम ही मेरे वो हो। तो इस तरीके से उसके रेमेडीज़ की जाती हैं। मंगलवार को लाल मसूर दाल का दान करिए, हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, क्योंकि मंगल
को साधने वाले जो हैं वो हनुमान जी हैं। इसके अलावा जब मंगल की दशांत दशा चलती है तो चूँकि मंगल ज़मीन का भी कारक होता है, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि वो ज़मीन में सोएं। ज़मीन से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना मंगल आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा मंगल जो है स्पोर्ट्स का भी ग्रह होता है। अगर आप स्पोर्ट में या जिमिंग करने लगेंगे, आप थोड़ा सा व्यायाम वगैरह करेंगे तो भी मंगल आपको सपोर्ट करेगा। तो इस समय आपको स्पोर्ट या तो कोई खेलो या तो फिर जिम वगैरह जाते रहो, व्यायाम करते रहो, तो भी मंगल आपको सपोर्ट करेगा। आपको जो बीमारियां हो रही हैं वो नहीं देंगी, क्योंकि दो दो बीमारियों के घर इसको दिए गए हैं, एक छठा और एक 11वां। तो इस तरीके से इस कुंडली में मंगल जो है वो परम अकारक हो जाएगा। तो जब जब मंगल की दशांत दशा आएगी तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगी, आपको बीमारियां भी होंगी, आपके शत्रु भी उस समय बढ़ जाएंगे, और आपके ऊपर कर्जा भी इतना हो जाएगा कि आप उस कर्जे को चुकाने में आप परेशान हो जाएंगे। अब इसके बाद कौन सा भाव बचा? 7वां भाव। 7वें भाव में कौन बैठे हैं? 9 नंबर धनु। धनु कौन हो गए? जुपिटर। जुपिटर कैसे ग्रह हैं? शुभ ग्रह हैं। कहाँ बैठे हैं? केंद्र में बैठे हैं। शुभ ग्रह केंद्र में बैठा, क्या हो गया? अशुभ हो गया। ठीक, तो पहला रिजल्ट इसका 7वें भाव का रिजल्ट क्या आया? अशुभ। अब इसको दूसरा कहाँ पर है? 10वें भाव में बैठा है। 10वां भाव क्या हो गया? केंद्र का हो गया। जुपिटर जो है शुभ है, तो शुभ घर केंद्र में आके अशुभ हो गया। तो चीज़ें हो गई इसके साथ अशुभ। तो इस कुंडली में जुपिटर भी जो है एक तरीके से अशुभ ही रहेगा। और जब जुपिटर की दशांत दशा आएगी तो आपकी वो चूँकि जुपिटर जिस चीज़ का कारक है वो तो आपको देगा ही देगा। आपकी शादी हो जाएगी उस समय, आपको आपके जो पब्लिक डीलिंग है वो आपकी अच्छी रहेगी। आप ज्ञान बांटने की तरफ, अगर आप ज्ञान बांटोगे उस समय, इसके साथ साथ आपके जो कर्म क्षेत्र में है, आप कर्म क्षेत्र में भी आप जब रहोगे तो आपके अंदर एक जो है आप लोगों को एडवाइस देने का काम करोगे, लोगों को पढ़ाने का काम करोगे। इस वजह से मैं यहाँ तो आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं अपने जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ पर भी मैं क्लासेस लेता हूँ। अपने जो फील्ड की है, जो मैं सॉफ्टवेयर फील्ड का हूँ, जो मैं फाइनेंस के फील्ड का हूँ, और उस सब चीज़ों का भी मैं अपने साथ वालों को क्लास वगैरह वहाँ पर भी देता हूँ। तो जुपिटर के जो कारक तत्व हैं वो तो बने ही रहेंगे, बट इस कुंडली में वो अकारक रहेंगे। परम अकारक मंगल है, बट ये यहाँ पर अकारक ही रहेंगे। ठीक है, अब कौन सा बचा? अब बचा ये 8वां और 9वां। ठीक है, 8वां भाव बचा और 9वां भाव बचा। अब 8वां भाव जो है वो खराब है, 9वां भाव जो है वो बहुत अच्छा है। साथ साथ सैटर्न इसके मालिक हैं। सैटर्न और बुध की फ्रेंडशिप है। तो एक चीज़ खराब है, दो चीज़ें अच्छी हैं। बहुत अच्छा प्लस फ्रेंड, तो ये मिलके क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। शनि मिथुन लग्न की कुंडली वालों के लिए कारक हो जाएगा। 8वां घर किससे जुड़ा हुआ है? ऑकल्ट से जुड़ा हुआ है, मेडिकल से जुड़ा हुआ है, माइनिंग से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ की आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। तो जब आप इस चीज़ के काम करते हैं तो आपके लक में बढ़ोतरी होती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे अंदर जुपिटर के भी गुण हैं और इसके सैटर्न के भी। तो अभी मेरी सैटर्न की दशा चल रही, तो इस वजह से मैं आप लोगों को ऑकल्ट से संबंधित चीज़ का ज्ञान दे रहा हूँ। और ऑकल्ट से संबंधित चीज़ का ज्ञान जब मैं किसी को दूंगा तो वो कहीं ना कहीं मेरे लक में जो है वो इंक्रीज़ करेगा, मेरा लक अच्छा करेगा। और इस कुंडली में शनि जो है वो कारक हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी
भावों, सभी ग्रहों के बारे में, मिथुन लग्न के बारे में मैंने बता दिया कौन कौन से घर कारक हो गए। एक तो मरकरी चूंकि लग्नेश है, शुक्र जो है परम कारक हो गए, शनि जो है वो कारक हो गए। अकारक में कौन कौन आ गए, मून जो है मार्केश हो गए, सन जो है वो तीसरे भाव में बैठ के तिरछड़ाया हो गए और आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। साथ साथ जुपिटर जो है वो भी खराब हो गए और मंगल जो है वो परम अकारक हो गए। तो एक तरीके से सभी जो देव ग्रह हैं वो इस कुंडली में अकारक हो गए। तो मिथुन लग्न वाले जो हैं वो दैत्यों के सहारे हैं देव सारे रुष्ट हैं, दानव उनके साथ हैं। तो इस तरीके से वृष लग्न और मिथुन लग्न आज 2 हो गए। परसों मैंने मेष पढ़ाया था तो 1, 2 और 3 लग्न हो गए। तो ऐसे करके हम 12 लग्नों के बारे में जानेंगे और 12 लग्नों के बारे में जब आप जान जाएंगे तो आपके सामने जब कोई कुंडली आएगी तो आप उस कुंडली को देख के, चूंकि इन्हीं 12 लग्नों की वो कुंडली होगी, तो आप वो उसको देख के समझ जाएंगे कि कौन सा ग्रह इस कुंडली के लिए कारक है, कौन सा ग्रह इस कुंडली के लिए अकारक है, उसकी दशा अंतर दशा में उसको कैसे परिणाम मिलेंगे। और फिर जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है वो आप इसी से सीखोगे कि जब वो कोई कुंडली में कोई ग्रह अकारक होता है तो उससे हमको रिजल्ट कैसे लेने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 12वें में अगर कोई बैठा है और उसकी दशा चल रही तो 12वां भाव एक्टिवेट है, तो 12वें भाव के लिए आपको उस हिसाब से काम करने हैं। आप अपने घर से दूर चले जाएं, अपने जो आपकी जगह है जहाँ पैदा हुए हैं उससे, उस ट्रेडिशन से दूर चले जाएं, या अगर आप फॉरेन में उस समय चले जाएंगे तो आप बिल्कुल हिट हो जाएंगे, आपको कोई परेशान करने वाला ही नहीं है। तो इस तरीके से जो कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक है वो यही है कि आप अपने ग्रहों को किस तरीके से यूज़ करें। चूँकि ग्रहों को आप बदल नहीं सकते हैं, आप खाली उनका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको देखना है और उनसे आपको कैसे रिजल्ट लेना है ये आपको देखना है। चूँकि आप इतने बड़े नहीं हो कि ग्रहों को आप परेशान कर सको या ग्रहों को छेड़ सको, आपको ग्रहों को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको देखना है। तो चलिए, होप कि आपको समझ आया होगा। और आज क्लास भी काफ़ी लंबी हो गई, चूँकि आगे लेना नहीं मुझे, तो मैंने भी आज थोड़ा लंबा खींच दिया कि चलो आज 2 एक साथ बता देता हूँ। तो होप कि हर चीज़ आपको समझ आई होगी। काफ़ी क्लियर लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है जिससे आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। इसके कुंडली देखने के मैं आपको सार एक आखिरी में बता देता हूँ फिर से कि जो 1, 5 और 9 भाव होते हैं वो त्रिकोण के भाव होते हैं, वो हमेशा अच्छे होते हैं। यहाँ पर जो ग्रह बैठा होता है या जो इस घर के स्वामी होते हैं वो आपको अच्छा परिणाम देते हैं। इसके अलावा 3, 6, 8, 11 और 12 ये अच्छे परिणाम नहीं देते। दूसरा और 7वां जो होता है वो मार्केश का काम करता है, वहाँ के घर आपको अच्छा परिणाम भी दे सकते हैं और आपके साथ मार्केश का काम भी कर सकते हैं, आपको बिजनेस में भी सहायता कर सकते हैं, आपके पार्टनर्स के साथ भी आपका अच्छा दे सकते हैं, मतलब वो दोनों तरीके के काम आपको दे सकते हैं। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में खराब है। होप ये दोनों कुंडलियाँ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। एक बार घर में जाके आप प्रैक्टिस करिएगा, वृष लग्न की कुंडली बनाइएगा, कारक ग्रह अकारक ग्रह खुद से लिखिएगा और मिथुन लग्न की कुंडली बनाइएगा, कारक ग्रह अकारक ग्रह लिखिएगा और मेष लग्न की कुंडली बना के तीनों को एक एक पेज में आप बनाइए। आप जो नोट्स बना रहे हैं तीनों को लिए एक एक पेज बनाइए, एक कुंडली बनाइए, उसमें कारक ग्रह अकारक ग्रह, उसके कारक तत्व, उसकी नेचर, इतनी चीज़ों को आप खुद से याद करके लिखिएगा तो आपको हमेशा के लिए यह याद हो जाएगा। तो चलिए, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो फिर बंद करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 11 बजने वाला है।